और 2020 में ठीक इसी दिन ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की 80वीं मीटिंग चल रही थी और इस 80वीं मीटिंग का संबोधन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। तो सेंट्रल इलेक्शंस में केवल लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिसमें आम नागरिक जाकर सीधा अपने कैंडिडेट को वोट देके आते हैं। तो ये कहा जाता है कि विश्व की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी लगभग हर समय चुनाव के चक्करों में फंसी हुई रहती है और जब भी चुनाव होते हैं तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू कर दी जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा आजकल काफी ज्यादा सक्रिय है। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी का गठन पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में हुआ है। और इस कमेटी ने भारत जैसी कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी में इस नए कॉन्सेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड काफी सारे पहलुओं पर चर्चा की और अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर दी है। वैसे अगर देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो ये व्यवस्था है इतनी भी नई नहीं है, क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे। अब एक तरफ चुनाव आयोग और आम नागरिक हैं जो सभी स्तरीय चुनावों के एक ही दिन होने को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं, और दूसरी तरफ नेताओं की जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी के कम होने का भय। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड काफी सारे पहलुओं को समझना है, काफी सारी एनालिसिस को समझना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन। अब हम थोड़ा बेसिक से शुरू करें तो हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान है वो इनेक्ट किया गया था। इसी दिन से 26 नवंबर का दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 2020 में ठीक इसी दिन ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की 80वीं मीटिंग चल रही थी और इस 80वीं मीटिंग का संबोधन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रथम बार चर्चा की गई वो इसी मीटिंग में की गई थी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं। तो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जैसे लोकसभा के स्पीकर हो गए, राज्यसभा के चेयरमैन हो गए, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनके स्पीकर्स, ये सब लोग ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में आते हैं। और इस वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स है, संशोधन है, अगर वो हो जाए तो आज की डेट में इलेक्शन कमीशन इतना केपेबल है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन को अप्लाई किया जा सकता है। तो अब बात यहाँ आती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट क्या है और इसका विजन क्या है। तो देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो विजन है और कॉन्सेप्ट है वो लगभग एक सा ही है कि इलेक्शन कमीशन एक डेट निकाले और उस दिन जो भारत में विभिन्न स्तरीय चुनाव होते हैं वो उसी एक दिन में संपन्न कराए जाए। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए भारत में कितने स्तरीय चुनाव होते हैं इस बात को समझना जरूरी है। तो भारत में 3 स्तरीय चुनाव होते हैं। पहले सेंट्रल इलेक्शन जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा इलेक्शन और राज्यसभा इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन में आते हैं। दूसरा स्टेट इलेक्शन जो लेजिस्लेटिव असेंबली हम विधानसभा के चुनाव बोलते हैं वो स्टेट इलेक्शंस में आते हैं। और तीसरे होते हैं लोकल बॉडी इलेक्शन जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत चुनाव होते हैं, ये सब लोकल बॉडी में आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सेंट्रल इलेक्शंस में केवल लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जिसमें आम नागरिक जाकर सीधा अपने कैंडिडेट को वोट देके आते हैं। स्टेट में देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं, इसके इलेक्शन भी डायरेक्ट होते हैं और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी डायरेक्ट होते हैं। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो ये समझ में आता है कि वन नेशन वन इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी इलेक्शंस को एक ही दिन पे संपन्न कराना है। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड काफी सारे पॉजिटिव, काफी सारे नेगेटिव आर्ग्यूमेंट हैं, काफी सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं और काफी सारे प्रपोजल्स हैं। तो हम इन सभी आर्ग्यूमेंट्स को इन प्रपोजल के साथ को रिलेट करके समझेंगे। तो पहला प्रपोजल ये था कि लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी इलेक्शंस तीनों को एक ही दिन संपन्न कराया जाए। और इसके पीछे ये रीजन दिया गया कि लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी इलेक्शंस तीनों के वोटर सेम होते हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बनाता है और जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसकी वोटर लिस्ट को स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता है। तो एक ही काम को 2 बार 2 अलग अलग बॉडीज द्वारा क्यों किया जाए, इसमें एनर्जी भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट। लेकिन इसका ऑपोजिट एक आर्ग्यूमेंट था कि भारत एक क्वासी फेडरल व्यवस्था है, अर्थात
भारत में जितनी शक्ति केंद्र के पास है, लगभग उतनी ही शक्ति राज्यों के पास भी है। इस कारण अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा तो राज्य और केंद्र के बीच में जो तालमेल है वो बिगड़ने के चांसेस हैं। और इसका ये हल निकाला गया और सेकंड प्रपोजल रखा गया कि अभी फिलहाल लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को साथ में कराया जाए, लोकल बॉडी इलेक्शंस को अभी फिलहाल अलग से कराया जाए, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उससे वोटर्स की लिस्ट ले ले, ताकि कंट्री के जो रिसोर्सेज है वो थोड़ा बच सके। कुछ आर्गुमेंट ऐसे भी हैं जो इस वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में कुछ इस प्रकार से है। तो ये कहा जाता है कि विश्व की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी लगभग हर समय चुनाव के चक्करों में फंसी हुई रहती है, और जब भी चुनाव होते हैं तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू कर दी जाती है। और आचार संहिता की एक खास बात है कि जो रनिंग गवर्नमेंट होती है वो उस समय कोई भी नई चीज डिक्लेयर नहीं कर सकती, यानी किसी भी नई चीज की घोषणा नहीं कर सकती। इस कारण से जो पॉलिसीज होती हैं वो पैरालाइज हो जाती है। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है फाइनेंस रिलेटेड। 2014 की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के इलेक्शन में लगभग 3,870 करोड़ का खर्चा आया। ये खर्चा भारत जैसे कंट्री जहां पर एक महीने की जीएसटी का कलेक्शन ही 1 लाख करोड़ रुपए है के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो ये नंबर काफी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि पर स्टेट इलेक्शन कंडक्ट कराने में लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं। अगर राज्यों और यूटीज को इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर 9,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। अगर लोकल बॉडीज को ऐड कर दिया जाए तो 6,000 करोड़ तक केवल लोकल बॉडी इलेक्शंस में लग जाते हैं। और हमारे देश में टोटल इलेक्शन का खर्चा अगर ऐड कर दिया जाए तो लगभग 19,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक हमारे देश में इलेक्शन में ही खर्च कर दिए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात तक कही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कंसेप्ट भारत में अप्लाई कर दिया जाए तो जो ये 19,000 20,000 करोड़ का खर्चा इलेक्शन में हो रहा है, इसे घटाकर 4,500 करोड़ के अंदर इलेक्शन संपन्न कराए जा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी पार्टीज को पार्टी फंड में पैसे चाहिए होते हैं, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन के लिए चाहिए हो, चाहे स्टेट इलेक्शंस के लिए चाहिए हो, चाहे लोकल बॉडीज के लिए चाहिए हो। और इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टीज पे एक लिमिट लगाई है कि आप इससे ज्यादा पैसे इलेक्शंस में खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टी इस लिमिट में पैसे खर्च नहीं करती, हमेशा इससे ज्यादा ही खर्च करती है। जैसे मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ तक की लिमिट तय की थी, लेकिन इतने पैसे तो केवल लोकल बॉडी इलेक्शन में ही लग गए। अब जिस प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट नेताओं की जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि भारत जैसी डेमोक्रेसी लगभग हर समय चुनाव के चक्रव्यूह में फंसी रहती है। संवैधानिक आधार पर सरकार के लिए इस व्यवस्था को लागू करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी राजनेता अपनी जनता को यह विश्वास दिलाएं कि इस व्यवस्था, इस वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद भी लोकतंत्र का अर्थ जनता के लिए शासन ही रहेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।